हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि इस चैनल में हम आपको अलग अलग चीज़ें अलग अलग टाइम पे इंफॉर्मेशंस के साथ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश हुए हैं एक ऐसे करियर के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए जिसमें आपका ज़्यादा पढ़ा लिखा होना भी कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा स्किल्स जो मैटर करते हैं वो आपकी उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज, आपको लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग करनी आनी चाहिए और थोड़ा बहुत आपको लोगों की ये कह सकते हो कि आपको इंटरपर्सनल स्किल्स इसमें बहुत ज़्यादा काम आएंगे। आपको लोगों के साथ मिलना, उठना, बैठना, ये चीज़ें पसंद होनी चाहिए और आपका सोशल सर्कल एक अच्छा होना चाहिए, या आप एक सोशल सर्कल अपना अच्छा करने चाहते हैं तो ये वाला करियर आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जिसमें अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो लगभग ये जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ एक सेल्फ सस्टेनेबल बिजनेस शुरू हो सकता है, जो शुरू में तो शायद बहुत छोटा नजर लगेगा आपको, लेकिन आप धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे तो ये अपने आप में एक फुल फ्लेज करियर है। कुछ लोग इसको एज ए पार्ट टाइम शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जाते जाते ये उनका फुल टाइम करियर ही बन जाता है, जिसमें पैसा, शोहरत, रुतबा, देश विदेश की सैर और बहुत सारे इनाम और सोसाइटी में एक स्टेटस आपको मिलता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको एज ए करियर लेना चाहते हैं, इसको एज ए पार्ट टाइम एक अर्निंग सोर्स की तरह लेना चाहते हैं। जैसे जैसे हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते जाएंगे, आपको इस प्रोफेशन के बारे में, इस बिजनेस के बारे में या इस करियर के बारे में और जानकारियाँ देते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस एज अ करियर। सबसे पहले हमें जानना होगा कि इंश्योरेंस एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों, कोई भी हमारा प्लान्ड या अनप्लान्ड एक्सपेंस जिसका अगर किसी भी तरह से कोई लॉस हो जाए, उसकी रिकवरी करने के लिए हम किसी को अपॉइंट करते हैं, उस सारे प्रोसेस को कहा जाता है इंश्योरेंस। जो बंदा अपना सामान, अपनी गाड़ी, अपनी दुकान, अपनी लाइफ, किसी भी चीज की इंश्योरेंस कराता है उसको इंश्योरर कहा जाता है। जिस वैल्यू के साथ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या इंसान की हम वैल्यू सिक्योर करते हैं उसको इंश्योर्ड वैल्यू या सम इंश्योर्ड कहा जाता है। और उस इंश्योरेंस को लेने के लिए जो हम कंपनी को भुगतान करते हैं उसको प्रीमियम कहा जाता है। और जो कंपनी हमें वो इंश्योरेंस पॉलिसी देती है उसको इंश्योर्ड कहा जाता है। तो दोस्तों, ये है बेसिक इंश्योरेंस की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कि इंश्योरेंस में आने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि इंश्योरेंस में प्राइवेट और सरकारी मिला के बहुत सारी कंपनीज हैं। ये आपका डिसीजन है, आप प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के साथ जाना चाहते हैं या आप गवर्नमेंट कंपनीज के साथ जाना पड़ता है। एक चीज मैं यहां पे बहुत क्लियरली आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि चाहे आप प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम कीजिए या आप किसी सरकारी इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम कीजिए, आप जो भी प्रोडक्ट अपने कस्टमर को बेचेंगे एज पर हिज रिक्वायरमेंट, उसकी जो लायबिलिटी है या उसकी जो क्लेम सेटलमेंट का जो तरीका है वो सबका लगभग सेम होता है। क्योंकि कोई भी कंपनी हिंदुस्तान में जो इंश्योरेंस का काम करती है उसको गवर्न करती है IRDA, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी विदाउट IRDA की गाइडलाइंस के कोई भी प्रोडक्ट अपना मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकती। जो भी प्रोडक्ट कोई भी कंपनी मार्केट में लॉन्च करती है, IRDA उसको फुली स्टडी करता है, उसके बाद उसको अप्रूवल देता है। उस अप्रूवल में कंपनी का इंश्योरेंस क्लेम देने की कैपेसिटी देखी जाती है। उसके अकॉर्डिंगली जो आपको वो सम एश्योर्ड दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उसका एक प्रीमियम कैलकुलेट होता है। कल को अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको रिड्रेसल भी IRDA ही करता है। और सबसे बड़ी बात, आप ये नहीं कह सकते कि इंश्योरेंस कंपनी से मैंने पॉलिसी ली थी तो कल को शायद मेरे को क्लेम नहीं मिलेगा, या सरकारी कंपनी से मैं पॉलिसी लूंगा तभी मेरे को क्लेम मिलेगा। दोस्तों, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो आपको अपना प्रोडक्ट बेच रही है, जिस भी चीज के लिए आपने लिया है, उसके लिए वो कंपनी आपको क्लेम देने के लिए जिम्मेवार है।
तो ये है इंश्योरेंस का एक बेसिक फंडा। अब दोस्तों बात आती है कि हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एंटर कैसे करेंगे। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए सबसे पहले आपको एक पेपर क्लियर करना पड़ता है। उस पेपर को क्लियर करने के बाद आपको IRDA की तरफ से एक लाइसेंस इशू होता है। वो लाइसेंस आपकी एक डॉक्यूमेंट्री लीगल आइडेंटिटी को स्पेसिफाइड करता है कि यस, आपको इंश्योरेंस की नॉलेज है और आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में बेच सकते हैं। सेकंड थिंग, आपकी जो एज है वो मिनिमम 18 साल की होनी चाहिए, ऊपर की एज लिमिट कोई नहीं होती। थर्ड थिंग, अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इंश्योरेंस का लाइसेंस लेने के लिए आपके पास बेसिक 10+2 की क्वालिफिकेशन होना लाजमी है। चौथी चीज, इस पेपर को देने के लिए जो सरकारी फीस है वो मात्र 550 रुपए है। तो इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एंटर करने का आपका जो खर्चा है वो सिर्फ 550 रुपए का है, जो कि एक बहुत ही नॉमिनल एक्सपेंस है। और कई बार इस तरह से भी होता है कि ये जो एक्सपेंस है, ये अगर आप कंपनी को अच्छा बिजनेस करके देते हो तो ये एक्सपेंस भी कंपनी आपका रीइंबर्स कर देती है आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। लेकिन ये कहीं पे भी रिटर्न नहीं है कि आपने अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी का लाइसेंस लिया है और उसके लिए जो आपने लाइसेंस फीस पे करी है उसका आपको फीस को रीइंबर्समेंट मिलेगा। चौथी चीज, आपका लाइसेंस पहली बार में आपको 3 साल के लिए मिलता है। 3 साल के बाद आपको अपना लाइसेंस फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है। उसकी टाइमली जो भी फीस होती है वो डिपॉजिट करके आपका लाइसेंस फर्दर रिन्यू होता रहता है। तो ये दोस्तों तरीका है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एंटर करने का। सो दोस्तों ये तो बात हो गई इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एंटर करने की। अब लाइसेंस लेने से पहले आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप किस कंपनी के लिए काम करना चाहते हैं। यहां पे मैं एक बात आपको बड़ा क्लियर कट बता दूं कि एक लाइसेंस के ऊपर, या मैं इसको इस तरह से बोलूं कि एक आदमी एक टाइम पे 3 इंश्योरेंस कंपनीज के लिए ही काम कर सकता है। लाइसेंस लेने के लिए उसको जो पेपर देना पड़ता है वो चाहे जनरल इंश्योरेंस की कंपनी के लिए पेपर दे दे, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस की किसी कंपनी के लिए पेपर दे दे। लाइफ इंश्योरेंस का पेपर आप देते हो तो आपको किसी भी कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस, जो प्योरली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उसका लाइसेंस आपको उसी IRDA लाइसेंस पे विदाउट कोई पेपर दिए हुए मिल जाता है। इसी तरह से अगर आपके पास जनरल लाइसेंस है तो आपको तब भी हेल्थ इंश्योरेंस का लाइसेंस उस जनरल लाइसेंस के ऊपर मिल जाता है। लेकिन अगर आप लाइफ का काम करते हैं और आप जनरल का भी काम करना चाहते हैं तो आपको दोबारा से पेपर देना पड़ता है। और अगर आप जनरल का काम करते हैं और लाइफ इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो आपको उसका भी पेपर देना पड़ता है। सो एक इंसान एक टाइम पे एक कंपनी की लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स, एक कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स और एक कंपनी के जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स बेच सकता है। अब हम बात करेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में बेसिक डिफरेंस होता क्या है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है और जनरल इंश्योरेंस क्या होती है। यहां पर मैं एक बात और बड़ा क्लियरली सबको मेंशन कर देना चाहता हूं कि यहां पे बीच बीच में हम डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज के नाम लेंगे, लेकिन हम कहीं पे भी इस वीडियो के दौरान किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ना उनको प्रमोट करने का हमारा कोई पर्पस है। उनका नाम लेने का पर्पस सिर्फ इतना होगा कि आपको उस चीज के बारे में थोड़ा इजीली समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है लाइसेंस की प्रोसेस की शुरू होने की। आपने एक लाइफ इंश्योरेंस की, आप सोचते हैं कि मेरे को लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आना है, तो सबसे पहले आप एक लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी चूज करेंगे। अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की कंपनीज की बात करूं तो हमारे दिमाग में 4-5 कंपनीज हैं जो इमीडिएटली स्ट्राइक करती हैं, जिसमें सबसे पहले सरकारी कंपनी LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके बाद बजाज आलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, फिर एडलवाइस लाइफ टोक्यो इंश्योरेंस कंपनी, उसके बाद ICIC, देन उसके बाद बात आती है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की। इसी तरह से फिर टाटा आ जाती है, आदित्य आ जाती है, बहुत सारी फर्दर 26-27 कंपनियां हैं जो मार्केट में काम कर रही हैं।
अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं दोस्तों जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की। जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो सरकारी कंपनीज की अगर हम बात करते हैं तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। उसके बाद प्राइवेट कंपनीज फिर वही आ जाती हैं, टाटा आ जाती है, बजाज जनरल इंश्योरेंस आ जाती है, उसके बाद आपकी लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी आ जाती है, फिर उसके बाद टाटा जनरल इंश्योरेंस कंपनी आती है। इस तरह से ये जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील करती हैं। अब हम बात करेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस, इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। वैसे तो अगर मैं इसको प्रोडक्ट वाइज अगर डिफरेंशिएट करने जाऊं तो इनमें आगे भी बहुत सारी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस आ जाती हैं, लेकिन मोटे तौर पे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को हम तीन ही तरह में डिवाइड करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। अब आपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आने का मन बना लिया है। अब उसमें आने का सबसे पहला स्टेप, आप किसी भी एक लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी को अप्रोच करेंगे। दोस्तों यहां पे भी दो तरह से काम होता है। कुछ लोग इस तरह से होते हैं जो किसी एक कंपनी को चूज करते हैं और उस कंपनी में डायरेक्ट जाके अपना पेपर के लिए अप्लाई करते हैं और उसका कोड डायरेक्ट ले लेते हैं, वो डायरेक्ट एजेंट्स होते हैं। कुछ लोग इस तरह से होते हैं जो उन कंपनीज में जो बड़े एजेंट होते हैं, जिनको हम बिजनेस प्रमोटर्स या बिजनेस मैनेजर या चैनल पार्टनर्स कह देते हैं, वो उनके अंदर जो बनी हुई टीम्स होती हैं वो उसमें ज्वाइन कर जाते हैं। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हम एक कंपनी चूज करते हैं एडलवाइस टोक्यो। एडलवाइस टोक्यो में अगर आप लाइफ इंश्योरेंस का काम करना चाहते हैं तो एक तरीका तो है कि आप उनके किसी भी नियर बाय ऑफिस पे जाइए, उनके वहां पे जो सेल्स मैनेजर होंगे, ब्रांच मैनेजर होंगे या बिजनेस मैनेजर होंगे, आप उनसे बात कीजिए कि मैं लाइफ इंश्योरेंस में काम करना चाहता हूं और मैं आपकी कंपनी का लाइसेंस लेना चाहता हूं। वो आपको सारी फॉर्मेलिटीज बताएंगे, आपके बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे, आपके फीस डिपॉजिट करवा के आपके लिए लाइसेंस इशू करवा देंगे और आप अपना काम डायरेक्टली करना शुरू कर देंगे। कई बार इंसान को ऐसा लगता है कि शायद मैं अकेला काम नहीं कर पाऊंगा। हालांकि हर कंपनी में आपको एक सेल्स मैनेजर अपॉइंट होता है जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहता है, आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स की जानकारी देता रहता है, आपको इंश्योरेंस में कैसे काम करना है उसकी गाइडेंस देता रहता है। लेकिन फिर भी एक सेल्स मैनेजर के पास बहुत सारे एजेंट्स होते हैं। तो दूसरा जो लोग आसान रास्ता चूज करते हैं वो ढूंढते हैं कि उस कंपनी में बड़ा एजेंट कौन है या बिजनेस पार्टनर कौन है। तो सपोज आपने एडलवाइस टोक्यो को ही कहा कि मेरे को लाइसेंस तो लेना है लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं डायरेक्ट कंपनी के साथ ना जुड़ के मैं किसी बड़े बिजनेस मैनेजर के अंडर में काम करूं, तो वो ऐसे एक बिजनेस मैनेजर का या बिजनेस पार्टनर का आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। फिर आपका जब लाइसेंस आता है तो वो बड़े बिजनेस एजेंट के अंदर आता है। तो होता क्या है कि वो बड़े एजेंट के पास बहुत सारे लोगों की टीम होती है, तो कंपनी वहां पे आपको अलग से ट्रेनिंग देती है और वो बिजनेस मैनेजर भी आपको अलग से ट्रेनिंग देता है और अलग अलग प्रोडक्ट्स में आपकी हेल्प करता है। कई बार इस तरह का भी होता है कि आपने किसी एक कस्टमर को मिलने जाते हैं जिसको हम क्लाइंट कॉल बोलते हैं। आपने किसी एक कस्टमर को मिलने जाना है, उसको प्रोडक्ट समझाने जाना है। अब सेल्स मैनेजर अगर आप डायरेक्ट काम करो, हो सकता है उस दिन बाई चांस सेल्स मैनेजर अवेलेबल ना हो या किसी कारण से आपका टाइमिंग का शेड्यूल ना बैठ पाए, तो आपके लिए थोड़ी सी कई बार दिक्कत हो जाती है। लेकिन यहां पे अगर आप एक बिजनेस मैनेजर के अंडर काम कर रहे होते हैं दूसरे नेटवर्क में, तो उस बिजनेस मैनेजर के पास बहुत सारी टीम में मेंबर्स होते हैं जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो आपके जैसे एजेंट्स होते हैं या उनकी अपनी टीम में उन्होंने ट्रेनर्स रखे होते हैं। तो उनमें से कोई ना कोई एक आदमी आपके साथ जाकर आपकी उस कॉल पे जाता है और आपकी हेल्प करता है उस कॉल को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए, जिसको हम कहते हैं कन्वर्जन इनटू द बिजनेस। कि आपने एक बिजनेस कॉल करी और उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया, उसको हम कहते हैं क्लोजर ऑफ बिजनेस कॉल। तो इस तरह से आप लाइफ इंश्योरेंस में काम करना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस में किस तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, ताकि आपको आइडिया हो कि लाइफ इंश्योरेंस में एक्चुअल में आपको करना क्या होता है। दोस्तों बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस वो इंसान लेता है जो ये चाहता है कि कल को अगर बाई चांस उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसकी फैमिली के लिए वो सिक्योरिटी के रूप में कुछ अमाउंट छोड़ के जाए। और दूसरी तरफ उसकी कोशिश ये होती है कि अगर बाई चांस वो अनटाइमली उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग ना हो
तो वो अपने रिटायरमेंट के लिए थोड़ा सा पैसा एक कॉर्पस जोड़ ले, ताकि एक टाइम के बाद चाहे वो पैसा उसने अपनी बच्चों की शादी के लिए हो, या बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए हो, या अपनी रिटायरमेंट के लिए हो, या वो एक तरह से एक सेविंग करना चाहता है जिसके लिए वो पैसा थोड़ा थोड़ा देकर कुछ टाइम के बाद एक लमसम अमाउंट उसको मिल जाए। तो ये पर्पस होता है लाइफ इंश्योरेंस का। इसमें हम क्वार्टरली, हाफ ईयरली या मंथली मोड पे या ईयरली मोड पे प्रीमियम पे कर सकते हैं अपनी पॉलिसी का। इसमें दोस्तों दो तरह से वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं। एक होती है सरेंडर वैल्यू, जिसको हम मैच्योरिटी वैल्यू भी बोल देते हैं, और एक होती है आपकी इंश्योर्ड वैल्यू। सपोज करो आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई, उस इंश्योरेंस पॉलिसी की जो सम एश्योर्ड है वो है 10 लाख रुपया। माने कि जिस आदमी ने वो इंश्योरेंस करवा रखी है, अगर उसके साथ कल को कुछ हो जाए तो उसकी फैमिली को वो 10 लाख रुपया तो 100% मिलेगा ही मिलेगा। अब दूसरा आता है मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू जो होती है वो हमेशा ही सम एश्योर्ड वैल्यू से ज्यादा होती है, क्योंकि आप एक टाइम से पैसे देते जा रहे हैं, उस पैसे के ऊपर कुछ इंटरेस्ट लगता जा रहा है, उस इंश्योरेंस कंपनी ने उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसके साथ उसका टाइमली इंटरेस्ट उस पर ऐड होता रहता है। मैं एक मोटी सी अगर बात करूं, सपोज करो आपने एक 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। जिस इंसान ने वो पॉलिसी करवाई है, भगवान ना करे पॉलिसी लेने के 2 साल या 3 साल के बाद उसको कुछ हो जाता है, तो दोस्तों उस केस में उसकी फैमिली को जो वो सम एश्योर्ड वैल्यू है 20 लाख या 25 लाख रुपया, उनको वो पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा, चाहे उसने 2 किस्तें ही भरी हैं या 3 किस्तें ही भरी हैं। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा है कि उस आदमी ने वो पॉलिसी 10 या 15 साल के लिए ले रखी है, लेकिन वो सर्वाइव कर जाता है, अपना पॉलिसी पीरियड पूरा कर लेता है। उसके बाद उसको जो वैल्यू मिलेगी वो डेफिनेटली वो जो 15 या 20 लाख रुपए जो सम एश्योर्ड वैल्यू है उसके ऊपर कुछ प्लस होके इंटरेस्ट वैल्यू के साथ मिलेगी। तो उसने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपने लिए एक छोटा सा कॉर्पस क्रिएट कर लिया। ये सबसे बेसिक एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। अब उसमें आगे फिर अलग प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। उसमें एक इंसान कहता है कि ये तो ऐसा प्रोडक्ट हो गया जो मेरे को अगर मैं रहूं या ना रहूं उसके बाद मेरी फैमिली के लिए सम एश्योर्ड हो गया। कुछ लोग इस तरह से अपनी पॉलिसी को प्लान करते हैं जिसको हम मनी बैक पॉलिसीज कहते हैं। वो क्या करते हैं कि किसी ने आज नौकरी करनी शुरू करी है, उसकी उम्र 25 साल की है, उसकी प्लानिंग है कि वो 30 साल में जाके शादी करेगा, उसकी फैमिली प्लान्ड होगी, सब कुछ होगा, 35 साल में जाके उसने घर लेना है या गाड़ी परचेज करनी है, 40 साल में जाके उसने मकान परचेज करना है। इस तरह से उसने अपने खर्चों को बांट रखा है। तो वो उसके अकॉर्डिंगली एक पॉलिसी लेता है। सपोज करो उसने 20 साल की पॉलिसी ली, ठीक है। उस 20 साल की पॉलिसी का उसको हर 4 साल या 5 साल के बाद थोड़ा थोड़ा पैसा रिटर्न में वापस आता है। तो जैसे बंदे ने 25 साल में नौकरी शुरू करी, तो जब वो 30 साल की उम्र में शादी करने जाएगा तो उसको कंपनी की तरफ से कुछ पैसे वापस आएंगे। इसी तरह से 5 साल के बाद जब उसकी फैमिली प्लानिंग होगी, बच्चा स्कूल जाना शुरू होगा, उसको थोड़े से पैसे फिर आएंगे। उसने 5 साल के बाद गाड़ी का प्लान रखा, उसको फिर पैसे आएंगे। उसने उसके बाद घर लेने का प्लान कर रखा, उसको फिर पैसे आएंगे। और एंड में जब उसकी पॉलिसी की टर्म पूरी हो जाएगी, उसके बाद उसको एक लमसम अमाउंट फिर से आएगा। तो ये पॉलिसी, इसको हम कहते हैं मनी बैक पॉलिसी। कुछ लोग इस तरह की पॉलिसी भी करवाते हैं अपने एक्सपेंसेस को प्लान करके। तीसरी तरह की लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी आती है जिसको हम कहते हैं टर्म प्लान। टर्म प्लान दोस्तों इस तरह का प्लान होता है कि आप थोड़े से पैसे कुछ सालों के लिए देके आप एक अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को नजर में रखते अपने लिए एक इंश्योरेंस लेते हैं कि उस टाइम तक अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को एक हैंडसम सम एश्योर्ड मिल जाएगा। मैं यहां पे एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। सपोज करो एक आदमी की एज 35 साल की है, उसको एक्सपेक्टेशन है कि उसकी लाइफ जो है वो 85 तक या वो 90 तक अलाइव रहेगा। वो कहता है कि मैं 15 या 10 साल के लिए पैसे देना चाहता हूं।
लेकिन अगर मेरे को उन 90 सालों से पहले पहले कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली को कम से कम 1 करोड़ रुपए मिल जाए। तो उस हिसाब से उसकी एक प्रीमियम कैलकुलेशन होगी। वो 5-10 साल जितने तक प्रीमियम देगा, उसके बाद उसके प्रीमियम बंद हो जाएंगे। तो जब तक वो जिएगा, जो भी उसने टर्म डिसाइड कर रखी, 85 साल, 90 साल या 80 साल, उस पीरियड के बीच में अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को वो 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। और दूसरी तरफ ये जो अमाउंट होती है वो बहुत छोटी होती है, जो उस समय छोड़ के आगे बहुत ज्यादा होती है। तो इसको हम कहते हैं प्योर एंड प्योर टर्म प्लान। अब एक और तरह की लाइफ इंश्योरेंस में पॉलिसी आती है जिसको हम कहते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान। कुछ लोग कहते हैं कि सपोज आज मेरी एज 30 साल की है, मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूं, मेरी लाइफ वेल टू डू है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा लाइफ का स्टेटस फर्दर भी ऐसा रहे जब मैं अपनी जॉब से या अपने काम से या अपने बिजनेस से रिटायर हूं। तो वो लोग एक स्पैन ऑफ टाइम बनाते हैं। वो बनाते हैं कि मैं आज 30 साल का हूं, मैं 50 साल या 55 साल तक काम करना चाहता हूं। तो 30 साल के बंदे का 55 साल तक काम करने का मतलब हो गया 25 साल का टाइम पीरियड। वो कहता है मैं 55 साल में रिटायर हो जाना चाहता हूं। 55 के बाद मैं 100 साल तक या 90 साल तक, वो प्रोडक्ट के हिसाब से डिजाइन होता है। सपोज करो हम 100 साल की बात करते हैं कि 55 से लेके अगले 100 साल तक के लिए, जब तक वो उसकी लाइफ 100 की होगी, मतलब 55 प्लस 45 साल आगे के लिए वो चाह रहा है कि मेरे को हर साल या हर महीने 10,000 या 20,000 रुपया मिलता रहे। तो हम उसके अकॉर्डिंगली इतना कॉर्पस जनरेट करते हैं कि जब वो बंदा 55 साल का हो, इतने पैसे उसके इंश्योरेंस में इकट्ठे हो जाने चाहिए कि उस ब्याज से उसको हर महीने इतने इतने पैसे मिलते रहे। इसको हम दोस्तों कहते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान। एक प्लान होते हैं जहां पे हम करते हैं कि हम अपनी लाइफ को सिक्योर भी करना चाहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि कुछ टाइम के बाद हमारा पैसा हमें बढ़ के मिले। सपोज करो आप कहते हो कि मैं हर साल 50,000 रुपया देना चाहता हूं और मैं सिर्फ 10 साल के लिए दूंगा, लेकिन 15 साल में मेरे को इतनी अमाउंट मिलनी चाहिए। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं। आपने सपोज करो 50,000 रुपया देना शुरू करा 10 साल के लिए। आपने दोस्तों पैसा दे दिया 50 इंटू 10, 5 लाख रुपए। अब सबसे बड़ी बात है कि जो 50,000 रुपया आप पे कर रहे हो, कुछ कंपनीज उस एनुअल प्रीमियम का 10 गुना, कुछ 11 गुना, कुछ 13 गुना सम एश्योर्ड आपको साथ में देती है। माने आपने, मैं एग्जांपल लेता हूं 13 गुना इंश्योरेंस की, आपने 50,000 का प्रीमियम दिया तो कंपनी आपको जो इंश्योर्ड वैल्यू देगी वो 6.5 लाख रुपए का देगी। यहां पे कस्टमर की सपोज करो 2 प्रीमियम देने के बाद उसके साथ मिस हैपनिंग हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली को 50 इंटू 2, 1 लाख रुपया देने के बावजूद भी कंपनी 6.5 लाख रुपया पे कर देगी। ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में हम ये कहते हैं कि वो अपनी पॉलिसी टर्म कंप्लीट करेगा। तो उसने 50,000 रुपया 10 साल के लिए दिया, उसको 5 लाख रुपया उसने पे किया। 2 साल वेट करने के बाद, या 10-12 का प्लान होता है, 10-15 का प्लान होता है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसने 10-12 का प्लान लिया, तो उसने दोस्तों 5 लाख रुपया दे रखा है। तो जब वो 12वें साल में उसकी मैच्योरिटी आएगी, वो 5 लाख रुपए से बढ़कर 6.5, 7 या 7.5 लाख रुपए तक आएगी। तो उसने थोड़े पैसे करके 50,000 के हर साल 10 साल के लिए पैसा दिया, 2 साल इंतजार करा और 12 साल में उसने जाके इकट्ठा 7.5 या 8 लाख रुपए ले लिया, जो एक हैंडसम अमाउंट उसके पास आ जाती है। इस तरह से दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस के डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों जैसे जैसे हमारी जिंदगी में सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे हमारी जिंदगी में डिप्रेशन भी बढ़ता जा रहा है, और डिप्रेशन होने के साथ साथ हमारे को बहुत चाही अनचाही बीमारियां भी घेरने लग गई हैं। और जैसे जैसे साइंस ने तरक्की करनी शुरू कर दी है, जैसे जैसे हेल्थ सिस्टम्स हमारे इंप्रूव करने शुरू कर दिए हैं, उसी हिसाब से हेल्थ के ऊपर होने वाले एक्सपेंसेस का खर्चा भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो आज की डेट में कोई भी पढ़ा लिखा समझदार इंसान अपने लिए और कुछ करे ना करे, वो हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेता है, और लेनी भी चाहिए, क्योंकि बीमारी कभी भी बोलकर नहीं आती। अभी हमने साल भर पहले का ही इंसिडेंस देखा, एकदम से हम पूरे वर्ल्ड में कोरोना नाम की बीमारी फैल गई। कई जगह पे गवर्नमेंट ने सपोर्ट करा, कई जगह पे
लोगों ने अपने पैसे से सपोर्ट हुए, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे भी थे उनको उनकी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसीज ने बहुत मदद करी। क्योंकि हमने देखा है कि कोरोना काल में जो एक्सपेंसेस हुए वो 10-10, 15-15 लाख रुपए के एक्सपेंसेस भी हुए, क्योंकि बीमारी का कोई आइडिया नहीं था। हिट एंड ट्रायल के तौर पे बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे एक्सपेंस, बहुत सारी मेडिसिन चल रही थी, तो किसी को भी पता नहीं चल रहा था। तो इसमें हमने देखा है कि कई इंसान जो थे जिनके पास हेल्थ पॉलिसीज थी वो अपने इस एक्सपेंस को बहुत इजीली कवर अप कर गए। या दूसरी तरफ मैं कहता हूं कोई बीमारी नहीं फैल रही, सब कुछ नॉर्मल चलता है। किसी बंदे को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी, किसी को अचानक से हार्ट अटैक आ गया और पता चला कि उसकी स्टंटिंग होनी है, उसके स्टंट चेंज होने हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि स्टंट चेंज करने का एक्सपेंस नॉर्मली 1.5 से लेके 3 लाख रुपए के बीच में जरूर आ जाता है। आपके पास पैसा है या नहीं है वो एक अलग बात है। अगर आपके पैसा है आपके पास, तब भी दोस्तों एकदम से अनप्लान्ड के तौर पे आया हुआ 3 या 4 लाख रुपए खर्चा, चाहे आप बिजनेसमैन है, बिजनेस में से निकालना, या आप एक सर्विस क्लास है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स में से निकालना, कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को डिस्टर्ब तो करता ही करता है। और जिसके पास वो पैसा नहीं है वो कहीं ना कहीं से कर्जा लेगा, लोन लेगा, किसी सगे संबंधियों से पैसा मांगेगा, अपने आदमी का इलाज करवाएगा। तो इसलिए दोस्तों इन सब एक्सपेंसेस को भुगतने के लिए हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप बहुत थोड़े से पैसे देकर एक अच्छा खासा सम एश्योर्ड अपने लिए प्लान कर लेते हो। उसमें भी बहुत तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। कई इंश्योरेंस कंपनियां आज की डेट में ऐसे प्रोडक्ट्स भी दे रही हैं कि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो आपका इंश्योरेंस का खर्चा तो आपको मिलेगा, जो आपकी बीमारी के ऊपर खर्चा हो रहा है, लेकिन उसके अलावा आपके साथ जो एक अटेंडेंट आया हुआ है उसके आने जाने का या उसके बाकी एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं, क्योंकि आप तो हॉस्पिटल में हैं तो आपके बाकी एक्सपेंसेस भी कुछ हो रहे हैं जो इंश्योरेंस में शायद नहीं कवर होंगे। उसका पैसा भी कंपनी देती हैं आपको एज ए कैश बेनिफिट के तौर पे। अब दोस्तों इंश्योरेंस में क्या होता है कि जिस साल आप क्लेम नहीं लेते हो आपको नो क्लेम बोनस मिलता है। माने मैं एक एग्जांपल करूं, सपोज करो अगर आपकी 5 लाख रुपए की पॉलिसी है और आपकी कंपनी कहती है कि आपको जिस साल आप क्लेम नहीं लेंगे आपको 20% नो क्लेम बोनस मिलेगा, तो 5 पे 20% हो गया 1 लाख रुपए। अगर आज आपने पॉलिसी ली है, पूरे साल में आप कोई क्लेम नहीं लेते, तो अगले साल आपकी पॉलिसी में 1 लाख रुपए और जुड़ जाता है। लेकिन अब कुछ इंश्योरेंस कंपनीज इस तरह से भी आ गई हैं, वो थोड़ा सा पैसा आपसे एक्स्ट्रा लेके ये कहती हैं कि आप 1 साल में जितने मर्जी क्लेम ले लो, हम आपका नो क्लेम का नुकसान नहीं होने देंगे। या कुछ कंपनीज इस तरह से हैं जो कहती हैं कि आप थोड़ा सा पैसा दो, इतनी अमाउंट तक का अगर आपका एक्सपेंस आएगा हम आपका नो क्लेम बोनस नहीं छेड़ेंगे, आपको उसका बेनिफिट देते रहेंगे। अलग अलग कंपनीज के अलग अलग प्रोडक्ट है, किसी का रिस्टोरेशन कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ इसको रीएश्योर बोल देते हैं। तो इस तरह से अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज के हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं। बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज दोस्तों मार्केट में अवेलेबल हैं। स्टार हेल्थ एक है, HDFC अर्गो एक है, मैक्स बूपा है, ICICI लॉम्बार्ड है, और बाकी जनरल कंपनीज के भी अपने हेल्थ इंश्योरेंसेस के प्लान है। तो ये आपको चूज करना है कि आपको किस कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट कैसे अच्छा लगता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान कर कर अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए, ताकि आप आने वाले एक मेडिकल के अनफोर्सीन अनएक्सपेंस को आप किसी तरह से मैनेज कर लें। ये होता है दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस का पार्ट। अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस को थोड़ा सा और फर्दर डिवाइड कर दें तो एक प्योर हेल्थ पॉलिसी होती है, उसके साथ में एक एक्सीडेंटल पॉलिसी भी होती है। एक्सीडेंटल पॉलिसी में क्या होता है, वैसे तो जो भी आपकी हेल्थ पॉलिसी होती है उस पे बाय डिफॉल्ट एक्सीडेंट से होने वाला कोई भी एक्सपेंस एडेड होता है, लेकिन भगवान ना करे अगर उस एक्सीडेंट के कारण आपकी डेथ हो जाए या आपका कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो जाए तो आपको उसका क्लेम नहीं मिलता, आपको सिर्फ उस हॉस्पिटल में उस एक्सीडेंट के दौरान हुआ है एक्सपेंस जरूर मिल जाता है। तो यहाँ पे कुछ लोग तो इसको एज ए राइडर ऐड कर लेते हैं, या कुछ लोग अलग से एक एक्सीडेंटल पॉलिसी भी ले लेते हैं। अब एक्सीडेंटल पॉलिसी में क्या होता है कि अगर आप किसी एक्सीडेंट आपका हो जाता है तो हर कंपनी, कुछ कंपनी 1 लाख रुपया, कुछ 2 लाख, कुछ 5 लाख रुपया सम एश्योर्ड के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट्स में आपको एक तो एक्सीडेंट होने के बाद आपको हॉस्पिटल के खर्चे के बिल पे करती हैं। उसके अलावा अगर आपका कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो जाए, जिसको हम परमानेंट डिसेबिलिटी बोलते हैं या टेम्परेरी डिसेबिलिटी बोलते हैं,
अब मैं इसको फिर डिफाइन करना चाहूंगा। परमानेंट डिसेबिलिटी ये होती है, सपोज करो किसी आदमी की एक बाजू कट गई या टूट गई, वो परमानेंट डिसेबिलिटी है, वो कभी भी काम नहीं कर पाएगा, तो उसको वो लॉस ऑफ लिम्ब के पैसे भी मिलते हैं। दूसरी तरफ हम ये बात करते हैं कि भगवान का हम शुक्र मनाएं कि उसका वो पार्ट लॉस नहीं हुआ लेकिन फ्रैक्चर हो गया, आपका दायां हाथ फ्रैक्चर हो गया और वैसे आप ठीक ठाक हैं, आप हॉस्पिटल से छुट्टी लेके घर भी आ गए, लेकिन आपको डॉक्टर ने बोला कि सर ये जो प्लास्टर है ये तकरीबन 15 या 20 दिन के बाद खुलेगा, या 1 महीने के लिए नॉर्मली कई बार प्लास्टर लगा रहता है। तो उस 1 महीने के दौरान जब आप अपने काम पे नहीं जा पा रहे हैं, आप कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम का भी लॉस होता है। तो कंपनीज आपकी वो इनकम का जो लॉस होती है वो भी आपको पे करती हैं। वो इनकम के लॉस का असेसमेंट करने का तरीका होता है, बिजनेस के केस में अगर आप बिजनेसमैन हैं या प्रोफेशनल हैं तो आपकी आईटीआर जो आपने लास्ट भरी हुई थी उस आईटीआर के अकॉर्डिंगली आपको वो मंथली एक्सपेंस मिलता है, और अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी जो सैलरी ड्रॉ आप कर रहे हैं उस सैलरी के अकॉर्डिंगली आपको वो पैसा भी मिलता है। और भगवान ना करे अगर उस एक्सीडेंट में आप सरवाइव कर गए और सर्वाइवल के बाद या उस एक्सीडेंट के इलाज के दौरान अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को वो एक लमसम एक अमाउंट भी मिलता है आपके इलाज के अलावा। सो मोटे तौर पे हम हेल्थ प्रोडक्ट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्योर हेल्थ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस विद एक्सीडेंटल बेनिफिट। तो ये बात हुई दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। अब दोस्तों हम बात करेंगे जनरल इंश्योरेंस के बारे में। हमने लाइफ की बात कर ली, हमने हेल्थ की बात कर ली, अब हम बात करेंगे जनरल इंश्योरेंस में। दोस्तों जनरल इंश्योरेंस में हेल्थ और लाइफ को छोड़ के जितने भी तरह की इंश्योरेंसेज होती हैं वो सारी की सारी जनरल इंश्योरेंस का ही पार्ट होती हैं। एक मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाना चाहूं तो हमारी गाड़ी, उसकी जो हम इंश्योरेंस कराते हैं वो जनरल इंश्योरेंस कहती हैं। अगर हम अपनी कोई दुकान या फैक्ट्री चलाते हैं तो उस दुकान में रखे हुए सामान की या अपनी फैक्ट्री में रखी हुई मशीनों की और हमारे रॉ मटेरियल की इंश्योरेंस जो हम कराते हैं वो जनरल इंश्योरेंस का पार्ट होती है। हम अपने मकान में कोई भूकंप आ जाए, कोई आग लग जाए, कोई नुकसान हो जाए, कोई घर में चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, उसको कवर करने के लिए जो हम इंश्योरेंस लेते हैं वो भी जनरल इंश्योरेंस का पार्ट आता है। हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली जनरल इंश्योरेंस का ही पार्ट है, लेकिन कुछ कंपनीज प्योर एंड प्योर हेल्थ इंश्योरेंस में डील करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, उसमें अगर हम मोटे तौर पे आज की डेट में नाम लेना चाहूं जो प्योर हेल्थ इंश्योरेंस में कंपनीज काम करती हैं, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का नाम उसमें आता है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का कंपनी का उसमें नाम आता है। दूसरी तरफ मैं जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज आपको अगर समझाना चाहूं जो जनरल के साथ साथ हेल्थ का काम भी करती हैं, इसमें जैसे HDFC जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, वो जनरल व्हीकल, दुकान, मकान, फैक्ट्री सबकी इंश्योरेंस करती है, लेकिन साथ में हेल्थ इंश्योरेंस भी देती है। इसी तरह से लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो ये सब इंश्योरेंस का काम करती है लेकिन हेल्थ पॉलिसीज भी देती है। सरकारी कंपनीज में मैं बात करूं, न्यू इंडिया, ओरिएंटल, यूनाइटेड, किसी की भी बात कर लो, वो जनरल इंश्योरेंस का काम करती हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का काम भी करती हैं। एक पहले हेल्थ इंश्योरेंस की बहुत नामी हुई कंपनी होती थी अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, उसको ओवरटेक कर लिया है HDFC अर्गो ने। HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है लेकिन वो उसका पार्ट है। तो इस तरह से दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली जनरल इंश्योरेंस का ही पार्ट है, लेकिन कुछ कंपनियां बाकी जनरल का काम नहीं करती हैं, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ का काम करते हैं, उनको हम प्योरली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज बोल देते हैं। जो कंपनियां जनरल के साथ में हेल्थ का काम भी करती हैं उनको हम जनरल इंश्योरेंस कर देते हैं। अब इसमें जनरल इंश्योरेंस में जो पार्ट आता है वो जैसे मैं आपको बताया, हम अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस कराते हैं, वो भी जनरल इंश्योरेंस का पार्ट है। हम अपनी फैक्ट्री का, दुकान का कोई इंश्योरेंस कराते हैं, वो भी जनरल का पार्ट है। हम लोग कई बार ट्रेवलिंग करते हैं, हम ट्रैवल के दौरान अपने बैगेज को सिक्योर करते हैं, या ट्रैवल के दौरान अगर मेरी फ्लाइट मिस हो जाए हम उसको सिक्योर करते हैं, या ट्रैवल के दौरान मेरे को वहां पे कोई अनफोर्सीन एक्सपेंसेस आ जाए वो कवर करते हैं। वो सारा का सारा हम जनरल में कवर करते हैं, जनरल में ही वो ट्रैवल इंश्योरेंस के नाम से पॉलिसी की जाती है। अब जनरल में अगर मैं मोटे तौर से पॉलिसीज की बात करूं तो जो एक आम इंसान को समझ आने के लिए जो चाहिए वो है व्हीकल इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, आपका मशीनरी, प्लांट एंड बिल्डिंग इंश्योरेंस, घर की इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ड्यूरिंग द लॉस ऑफ मटेरियल व्हेन इट इज बीइंग ट्रांसमिटेड, जिसको हम ट्रांजिट इंश्योरेंस कहते हैं। माने
एक फैक्ट्री से आपने माल सप्लाई करा, वो जब तक आपके कस्टमर के एंड तक ना पहुंच जाए, उस रास्ते के दौरान हम उस प्रोडक्ट को इंश्योरेंस करते हैं, उसको ट्रांजिट इंश्योरेंस कहा जाता है। इसी तरह से मैरीन इंश्योरेंस होती है। मैरीन इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपका सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बाय शिप जा रहा है, तो उसका अगर कोई लॉस हो जाए तो उसको हम मैरीन इंश्योरेंस कहते हैं। इसी तरह से फायर की इंश्योरेंस होती है। आपके घर में, दुकान में, फैक्ट्री में किसी तरह से कोई आग लग जाए और आपका नुकसान हो जाए, उसको फायर इंश्योरेंस कहा जाता है। इसी तरह से थेफ्ट एंड बर्गलरी की इंश्योरेंस होती है। आपके मकान, दुकान, घर में कोई चोरी हो जाए, कोई डाका पड़ जाए, कोई शटर तोड़ के उसमें सामान निकाल के ले जाए, उसको हम थेफ्ट एंड बर्गलरी इंश्योरेंस कहते हैं। तो मोटे तौर पे जनरल इंश्योरेंस के ये सारे पार्ट होते हैं। फिर बात वही आती है कि हर कंपनी का अलग अलग प्रोडक्ट है, हर कंपनी का इंश्योरेंस प्रीमियम ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है, वो अपनी सर्विस के कारण या अपनी क्लेम रेशियो के कारण या अपने एक्सपेंसेस के कारण। बट अदरवाइज हम ये नहीं कह सकते कि मैंने तो अपनी जनरल इंश्योरेंस, जी मैंने तो अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस, सपोज करो मैं एग्जांपल देता हूं कि जी मैंने तो अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस लिबर्टी से करवाई थी और मेरे को क्लेम नहीं मिल पाएगा, या मैंने अपनी फैक्ट्री की इंश्योरेंस जी न्यू इंडिया से करवाई थी, कल को कुछ होगा तो न्यू इंडिया क्लेम नहीं देगा। दोस्तों ऐसा सब वहम है। हर वो कंपनी जिसने आपके प्रोडक्ट को इंश्योर्ड किया है और अगर उसके ऊपर आपका क्लेम आता है और वो जेन्युइन क्लेम है और आप प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अपना क्लेम फाइल करते हैं, तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती। कई जगह हमने इस तरह के इंसिडेंट्स देखे हैं। पीछे हमने एक सुनने में एक बड़ा किस्सा चर्चा में आया था कि एक, मैं कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा, एक इंश्योरेंस कंपनी ने एक गाड़ी की इंश्योरेंस कर दिया और उसके बाद उस गाड़ी का एक मोटा क्लेम आ गया। इंपोर्टेड गाड़ी थी, उन्होंने उसका क्लेम कर दिया, लेकिन बाद में इंश्योरेंस कंपनी ने वो क्लेम देने से मना कर दिया कि जी हम तो एज पर IRDA हम इतनी बड़ी गाड़ी को इंश्योर करने के लिए लाइसेंस्ड ही नहीं है। तो कंज्यूमर कोर्ट में जब वो केस गया तो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम देना पड़ा क्योंकि उन्होंने प्रीमियम लेके इंश्योरेंस इशू कर रखी थी। सो दोस्तों एक सिंपल सी बात है, अगर एक इंश्योरेंस कंपनी आपसे पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके आपसे प्रीमियम ले रही है और आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी इशू कर रही है, तो उसके पास आपका क्लेम को रिजेक्ट करने का कोई भी कारण नहीं बचता है, उसको क्लेम सेटल ही करना पड़ेगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर आपका क्लेम फॉल्स है या जेन्युइन नहीं है, तब इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए प्ली ले सकती है, अदरवाइज उसके पास प्ली लेने का ऐसा कोई भी कारण नहीं है। अब दोस्तों इसमें मैं दो चीजें आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि हम कई बार सोचते हैं कि मैंने तो फला इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले लिया और मैं आज उससे सेटिस्फाई नहीं हूं, तो मैं दूसरी कंपनी में जाना चाहूं तो मेरा क्या होगा। ये सबसे ज्यादा केस दोस्तों होते हैं व्हीकल इंश्योरेंस के साथ और हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। आपने एक्स कंपनी का आज हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, आपको कोई इशू आया या आपको सर्विसेज वैसे नहीं मिली या जैसा आपको प्रोडक्ट बताया गया वैसा नहीं मिला, तो कस्टमर सोचता है यार मैं तो इस कंपनी के साथ फंस गया, मैंने इस साल क्लेम भी नहीं लिया, मेरा नो क्लेम बोनस भी पड़ा है, आगे मैं क्या करूंगा। तो दोस्तों IRDA आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है पोर्टेबिलिटी की। आप अपनी पुरानी कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी को किसी भी दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में पोर्ट करके लेके जा सकते हैं। आपके नो क्लेम बोनस का जितना भी होगा वो सारा का सारा वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, प्रीमियम वो दूसरी कंपनी अपने रेट के हिसाब से लेगी, वो उससे कम भी ले सकती है, वो उससे ज्यादा भी ले सकती है, उसके लिए आप उस कंपनी को बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन आप अपने पूरे बेनिफिट्स को, अगर आपकी पॉलिसी लैप्स नहीं हुई है तो आप उसको दूसरी कंपनी में कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों कस्टमर को ध्यान में रखते हुए IRDA ने ये अपनी गाइडलाइन बड़ी क्लियर करी हुई है कि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस से दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में कभी भी जा सकते हैं, कस्टमर उसके लिए फ्री है। हाँ, लेकिन पॉलिसी का जो लैप्स पीरियड है उसके खत्म होने से पहले अगर वो रिन्यू हो गई तो उसके बाद वो 1 साल फिर उसको वहीं पे रहना पड़ेगा। मिड ऑफ द टर्म आप कभी भी पॉलिसी को पोर्ट नहीं कर सकते। दूसरी तरफ सेम केस है जनरल इंश्योरेंस में। अगर हम बात करें, आज आपने अपनी गाड़ी एक्स कंपनी से इंश्योर करा रखी है, अगले साल आप किसी कारण से उस कंपनी से सेटिस्फाइड नहीं है या उन्होंने आपको लगता है कि प्रीमियम ज्यादा लिया है, तो आप दूसरे नेक्स्ट ईयर अपनी पॉलिसी को कभी भी दूसरी कंपनी में पोर्ट करके लेके जा सकते हैं। आपका जो नो क्लेम बोनस पड़ा होता है वो नो क्लेम बोनस आपको ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों मैं एक छोटी सी बात आपकी इंफॉर्मेशन के लिए और बताना चाहूंगा। अगर आपने सपोज करो अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवा रखा है और उस इंश्योरेंस के ऊपर आपके पास 30% या 35% का नो क्लेम बोनस पड़ा है, वो नो क्लेम बोनस ना तो उस गाड़ी का है ना वो उस कंपनी का है, वो उस गाड़ी के ओनर का है।
तो सपोज करो 2 या 3 साल के बाद आप एक नई गाड़ी परचेज करते हैं, उसके लिए जो आप इंश्योरेंस कराओगे तो आप वो जो आपका 30 या 35% का नो क्लेम बोनस है वो आप अपनी नई गाड़ी पे जाके क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको वो नई इंश्योरेंस के ऊपर परसेंटेज जितनी पड़ी है वो परसेंटेज मिलेगी, ना कि पुरानी इंश्योरेंस की वैल्यू पे उस पर कुछ डिपेंड करता है। और अगर आपकी गाड़ी भगवान ना करे चोरी हो जाए तो उस इंश्योरेंस में जो आपकी इंश्योर्ड वैल्यू लिखी जाती है और वो गाड़ी अगर आपकी नहीं मिलती है तो इंश्योरेंस कंपनी वो पूरा का पूरा पैसा देने के लिए लायबल होती है, वो कोई भी इफ पट नहीं कर सकती। मैं अगर इसको एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूं, आपकी गाड़ी की इंश्योर्ड वैल्यू 10 लाख रुपए लिखी हुई है, आपने 10 लाख का प्रीमियम भी पे कर रखा है, आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है और वो गाड़ी का कोई आता पता नहीं होता। उसका एक प्रोसीजर होता है, 30 दिन का एक टाइम होता है, उसके बाद आपको एक पहले FIR लॉस करवानी पड़ती है, फिर उसके बाद पुलिस की तरफ से एक नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट लेनी पड़ती है। वो सारे प्रोसीजर के बाद आप इंश्योरेंस कंपनी में जमा करवाते हैं, फिर आपकी वो गाड़ी की RC इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे ट्रांसफर होती है। जब ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद अगर आपकी इंश्योर्ड में वैल्यू उसकी 10 लाख रुपए है तो इंश्योरेंस कंपनी को वो पूरा का पूरा 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। हाँ, अगर आपकी गाड़ी फाइनेंस्ड है तो उस 10 लाख रुपए के ऊपर सबसे पहला जो हक है वो आपके फाइनेंसर का है। वो पैसा फाइनेंसर के अकाउंट में जाएगा, जितना उसका आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट होगा वो उसको माइनस करके बाकी पैसा आपको वापस करेगा। तो ये चीज हमें बहुत हद तक ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों लास्ट बारी आती है कि हम इतनी तरह की इंश्योरेंसेस जो करवाते हैं, क्या हमें भारत सरकार उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स में बेनिफिट भी देती है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल देती है। जो भी आप लाइफ इंश्योरेंस में पैसा पे करते हो वो आपकी हर साल टैक्स स्लैब के हिसाब से प्लस माइनस होता रहता है। उतना परमिसिबल अमाउंट आप सेक्शन 80C के अंदर में लाइफ इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह से मैं हेल्थ इंश्योरेंस की अगर बात करूं तो हेल्थ इंश्योरेंस में जो आप प्रीमियम पे करते हो, कुछ अमाउंट आप अपनी हेल्थ के लिए पॉलिसी के लिए और कुछ अमाउंट परमिसिबल है सेक्शन 80D के अंदर जो अपने आप डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो ये प्रीमियम्स आप पे करते हैं वो आपको लॉन्ग टर्म में इनकम टैक्स बेनिफिट में भी काम आते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइफ इंश्योरेंस में जो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक तो उस साल उतने पैसे को आपने 80C में इनकम टैक्स में खर्चा दिखा के एग्जम्पशन ले लिया, और जिस दिन उसकी मैच्योरिटी आती है 5 साल 10 साल या 20 साल के बाद जब भी वो पैसा आता है दोस्तों, वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री पैसा होता है। गवर्नमेंट उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी TDS नहीं काटती है, क्योंकि आपने छोटा पैसा देकर आपने बड़ी मुश्किल से वो पैसा इकट्ठा किया है। तो उस इंश्योरेंस कंपनी से आने वाले पैसे के ऊपर दोस्तों कोई भी TDS नहीं करता। ये एक स्टैट्यूटरी लीगल इंफॉर्मेशन है जो हर इंश्योर्ड आदमी को पता होनी चाहिए कि मैं अपनी पॉलिसीज का जो प्रीमियम पे कर रहा हूं उसके ऊपर मेरे को कितना इनकम टैक्स में बेनिफिट मिल सकता है, या जब मेरी मैच्योरिटी आएगी तो मेरे को उसके ऊपर क्या बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह से जब हम जनरल इंश्योरेंस में हम गाड़ी की इंश्योरेंस करवाते हैं या हम फैक्ट्री की इंश्योरेंस करवाते हैं, वहां पे दोस्तों आपको इनकम टैक्स में तो कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप एक बिजनेस कर रहे होते हैं तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने पे किया है वो अपने खर्चे में आप दिखा सकते हैं। आप अपनी इनकम्स में से उसको एक्सपेंस दिखा के अपना प्रॉफिट उतना कम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए सुविधा की ही बात है कि आप अपने जो लॉस है उसको कहीं ना कहीं इंश्योरेंस के साथ कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर किसी भी हमारे भाई बंधु के दिमाग में इंश्योरेंस को एज ए करियर चूज करने का ख्याल आता है या वो इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शंस में वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। हमारे फ़ोन नंबर्स पे, हमारे ईमेल आईडी पे हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकता है। हम इसके बारे में आपको फर्दर और गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे। आपको अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम करना है तो हम आपकी उसमें भी हेल्प करेंगे ताकि आप इंश्योरेंस को एक करियर बना सकें। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक टू यू इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आने के लिए। जो लोग आ चुके हैं उम्मीद करता हूं उनको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो आने का मन बना रहे हैं शायद ये वीडियो देखने के बाद उनका इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आने का मन बन जाए। दोस्तों बहुत ही ल्यूक्रेटिव करियर है, इसमें पे आउट्स भी बहुत अच्छे आते हैं, आपको अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस भी मिलते हैं, और साथ साथ में आपको अपने टारगेट पूरे करने के बाद कंपनीज फॉरेन टूर और बहुत सारी पार्टीज और बहुत सारी अलग तरह के बेनिफिट्स भी देती हैं। सो विदाउट इन्वेस्टमेंट अगर आपको लोगों से मिलना जुलना पसंद है और अगर आप लोगों को समझकर
उनके लिए एक अच्छी पॉलिसी उनको सजेस्ट कर सकते हैं, तो इंश्योरेंस इज द राइट करियर फॉर यू। थैंक यू दोस्तों।